गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में बात की थी, इसकी स्ट्रक्चर की बात की थी, उनके अंतर पढ़े थे। ठीक है, और अपने एक झिल्ली के लगभग सभी कोशिकांग जो आपके सिलेबस में अवेलेबल है उनको अपने पढ़ लिया है। ठीक है, एक माइक्रो बॉडीज़ है, इसमें आपके ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ। माइक्रो बॉडीज़ में पेरोक्सिसोम, मोक्सिसोम, ठीक है, ये सूक्ष्म नलिकाएँ एरिया आती है जो एक झिल्ली वाले कोशिकांग है, लेकिन आपके ज़्यादा सिलेबस में दिया हुआ नहीं, एक लाइन ही दी हुई है, तो लास्ट में आपको मैं ऐड करवा दूंगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये से कहते हैं सूत्रकणिका हिंदी में। माइटोकॉन्ड्रिया या इसे क्या कहा जाता है, सूत्रकणिका। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें माइटो का अर्थ होता है धागा। कि भाई किस भाषा से लिया गया है, आपके ग्रीक भाषा। साइंस के ज़्यादातर शब्द ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा से। ठीक है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें माइटो जो शब्द दिया हुआ है, इस माइटो का अर्थ होता है आपके धागा या सूत्र, और कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है कणिका। कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है आपके कणिका। ये दो ग्रीक भाषाओं से शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माइटो और कॉन्ड्रियन से, जिस माइटो का अर्थ है आपके धागा या सूत्र, कॉन्ड्रियन का अर्थ है कणिका। अर्थात अपन कह सकते हैं कणिकामयी धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, कणिका में धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं अपन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन क्रिया के केंद्र होते हैं। ये क्या कार्य करते हैं, श्वसन क्रिया में योगदान देते हैं, तो श्वसन क्रिया के केंद्र भी हैं। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में योगदान देते हैं। श्वसन क्रिया के क्या केंद्र है, किसमें, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया जो करने का कार्य किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। और यहीं से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, शक्तिगृह कहते हैं। आप पढ़ चुके छोटी क्लास में, क्या कहा जाता है, शक्तिगृह या पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास की बात करते हैं, इसके क्या है, क्या बात है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत वैज्ञानिकों का नाम है। तो 1880 में वैज्ञानिक हुए तो कोलिकर ने कीटों की पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, पृथक किया था। तो पहला पॉइंट, 1880 में कोलिकर, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, वैज्ञानिकों का नाम कोलिकर ने कीट जो होते हैं, आपको बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं कीट, ये आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। कीटों की पेशियों से माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया, अलग किया। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन आगे, और जर्मन के वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग ने इन रचनाओं को क्या कहा था, फाइला कहा था। कि भाई जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक क्या नाम, फ्लेमिंग ने क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम क्या कहा था, आपके फाइला कहा था। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, फाइला। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहने वाला कौन था, आपके फ्लेमिंग था। इसके बाद में बात करें अपन अल्टमैन की। अल्टमैन ने से क्या कहा था, कि जो एक वैज्ञानिक होते हैं अल्टमान है, कुछ अल्टमैन भी बोलते हैं। ठीक है, कि इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो आपके क्या है, ऐसे, ये अल्टमैन। तो अपन अल्टमैन बोल सकते हैं, कुछ अल्टमान भी बोलते हैं, तो अलग अलग वैज्ञानिकों के, आप इसका कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने क्या कहा था। उसके बाद में आपके वैज्ञानिक आए थे सी बेंडा। ठीक है, क्या नाम है, सी बेंडा। सी बेंडा ने अपनी स्थायीकरण विधि के प्रयोग के द्वारा आपके कण रूपी धागे रूपी जो संरचना है, इसे क्या नाम कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। और निष्कर्ष निकाला कि साइटोप्लाज्म की आवश्यक आंतरिक संरचना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाला कौन था, सी बेंडा। ध्यान रखेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया किसने नाम दिया था, सी बेंडा ने दिया था। तो सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके बाद में अपन बात करें, एक वैज्ञानिक हुए थे एफ मेवस। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम पौधों में
निम्फिया पादपों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखा, कौन सा पादप? निम्फिया पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। ठीक है, ये इसके कुछ वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने, और पेलाडे ने माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया था। एक वैज्ञानिक हुए थे पेलाडे, तो पेलाडे ने माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्म संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की छोटी संरचना का अध्ययन किसने किया था? अभी पेलाडे ने किया था। तो ये जानकारी हो गई इसके इतिहास की। अब प्राप्ति स्थान की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वयस्क जो आपके स्तनधारियों की आरबीसी जो होती है उसमें ये नहीं पाया जाता है, एक्सेंट होता है। तो ये इतिहास जो है इसका बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना। देखिए एफ मेविस या कुछ इसे एफ मेविस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अलग अलग देखिए जो आपके प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बाकी चीज़ें वही है, सेम ही है। अब देखिए अपन इसकी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, इसकी उपस्थिति की बात करें तो देखो ये सभी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक तथा वयस्क आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक तथा वयस्क मैच्योर आरबीसी बोलते हैं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एब्सेंट होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के जीवन काल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 10 दिन का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल जो है आपके ये कितना होता है? 5 से 10 दिन का होता है। 5 से 10 दिन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया नए बनने लग जाते हैं। और इसकी औसत जो आपके संख्या है एक कोशिका के अंदर, ये 50 से आपके 5000 के मध्य होती है। कि भाई एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं? तो एक कोशिका के अंदर ये कम से कम 50 से आपके 5000 तक हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। कि भाई एक कोशिका में जैसे 5, 6 या 10 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम। इसके अलावा पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? कम। मतलब पादप में या पादप कोशिका कह सकते हैं कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो जंतु कोशिका की तुलना में क्या होती है? कम होती है। पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतुओं की तुलना में कम होती है, मतलब जंतुओं में ज़्यादा होती है, पादपों में कम होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन द्वारा क्या किया जाता है? अभिरंजित। ये मार्केट में अभिरंजित मिलते हैं, इसके द्वारा इसको कलर किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन द्वारा अभिरंजित किया जाता है, कलर किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह, बिजली ग्रह, ये कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए और कुछ जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपके कोशिका द्रव्य में कणिका की आकृति के रूप में पाए जाते हैं। तो उसका सामान्य व्यास, मतलब इसके जो मोटाई उसकी बात करें, व्यास की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसका व्यास होता है आपके 0.0 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब आप जानते हो 10⁻⁻6 मीटर के मध्य होता है। और इसकी लंबाई की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, औसत लंबाई की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये 5 माइक्रोन से 8 माइक्रोन, मतलब बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है। ठीक है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा बात करें कैफा स्वरूप सवाल है माइक्रोस्टेरियाज की प्रत्येक कोशिका में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है। क्योंकि क्या कहा था, कम से कम 50 होते हैं, लेकिन एक क्या नाम है, एक सवाल है, क्या नाम है? माइक्रोस्टेरियाज।
इस सवाल में एक कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बाकी मिनिमम कितना पाया जाएगा 50 से 5000 मैक्सिमम। और एक अमीबा है जिसका नाम है चौवस। चौवस की कोशिका में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अमीबा की एक प्रजाति है, उसका नाम है चेवोस। चौस भी बोलते हैं कुछ इसे। चेवोस जो है, इसकी एक कोशिका के अंदर कि वे इसकी जो आपकी चेवोस की कोशिका में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? 5 लाख तक पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, 5 लाख कोशिका इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी पाई जाती है। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इसका आकार, संख्या व फैलाव भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी अपन संरचना की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पहले चलिए अपन इसकी डायग्राम बना लेते हैं, साथ में अपन इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे ताकि आपको डायग्राम के साथ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन हेडिंग अगली माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, इधर संरचना बनाएंगे फिर इधर इसका विवरण भी पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो अपन माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे अपन ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियरली। देखिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ लेते हैं एक बार, फिर अपन डायग्राम से उसको वापस रिपीट कर लेंगे। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे आपको इससे अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी संरचना पढ़ लेते हैं एक बार। जो भी चीज़ों फिर मैं डायग्राम में ऐड कर दूंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में ओरली, फिर डायग्राम से इसको समझ लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी इकाई क्लासिक ग्राफ कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। ठीक है, पहली बात तो। और इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है सतत स्तर का निर्माण करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। कि बाहर झिल्ली वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? कोशिका द्रव्य से अलग करती है। और इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है और भीतर की ओर वलित होकर क्या होती है कि अंदर वाली झिल्ली होती है वो क्या होता है? अंदर मुड़कर आंतरिक झिल्ली वलित मतलब इकट्ठी होकर, आंतरिक झिल्ली वलित होकर आप ये क्या करती है? अंगुली नुमा, कि अंगुली जैसे अंगुली नुमा क्रिस्टी का निर्माण करती है। अभी पढ़ेंगे क्रिस्टी के बारे में, डायग्राम के द्वारा समझूंगा। तो क्रिस्टी का निर्माण करती है। और क्रिस्टी नुमा जो आपकी क्रिस्टी नाम है किसने दिया था? पेलाडे ने। वैज्ञानिक हुए थे पेलाडे ने क्या कहा था? भाई क्रिस्टी जो है नाम किसने दिया था? पेलाडे ने दिया था। इन दोनों झिल्लियों के मध्य क्या पाया जाता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश के, भाई जैसे बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली के मध्य स्पेस जो है इसे क्या कहते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या अवकाश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स या आधात्री पाया जाता है। क्या भाई मध्य में क्या पाया जाता है? जो गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, या क्या कहा जाता है? आधात्री। केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स या आधात्री पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? एक अतिरिक्त वर्ताकार क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये दोनों गुण ही किसकी विशेषता है? प्रोकैरियोट की विशेषता, लेकिन इसमें पाई जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि वर्तुलाकार डीएनए और आपके 70S राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों भी वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्या पाई जाती है? क्षमता होती है। कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्धस्वायत्त, ध्यान रखना, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्यों कहते हैं कि अपना निर्माण खुद कर सकता है। और आंतरिक झिल्ली पर क्या होता है कि भी आंतरिक झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, अभी देखो सभी चीज़ अपन डायग्राम में पढ़ने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है इसके अंदर जो आपके क्या पाई जाती है? घुंडी नुमा इस प्रकार की,
गुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अपन, गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जैसे F कण, F1 कण, या इसे कहते हैं प्राथमिक कण, या इसे कहा जाता है आपके ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। और F कणों में ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? परिवहन तंत्र तथा ऑक्सीकारक फास्फोरीकरण के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये F कण जो होता है इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का फास्फोरीकरण आपको होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? परिवहन तंत्र है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आदान प्रदान होते हैं। तो परिवहन तंत्र है और साथ में क्या होता है? ऑक्सीकारक फास्फोरीकरण की क्रिया होती है। ऊर्जा का निर्माण होता है। फास्फोरीकरण मतलब आप जानते हैं ना, ऊर्जा का निर्माण, एटीपी का फॉर्मेशन। ऑक्सीकारक फास्फोरीकरण, ठीक है, क्रिया होती है, मतलब इसके एंजाइम पाए जाते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका क्या कहते हैं? शक्ति रहे। यदि पूछे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो इस F1 कण, प्राथमिक कण, ऑक्सीसोम में होता है। और एटीपी का निर्माण होने की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ऊर्जा प्रदान करने वाला। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं और कुछ बेसिक जानकारी और आपको बता देता हूँ और क्या चीज़ें पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपने पढ़ लिया, कणिका में झिल्ली है जो अंतःप्रदेवी जालिका से भी जुड़ी होती है, ठीक है। और आपके जंतु कोशिका, और क्या होता है जंतु कोशिका में इनकी रचना क्रिस्टी होती है और पादप कोशिका क्या पाई जाती है? नलिकाएँ पाई जाती है। और आपके माइटोकॉन्ड्रिया मध्य में क्या पाया जाता है? पढ़ लिया, मैट्रिक्स होता है। और अल्टमान इसके बारे में बताया था कि ये स्वतंत्र परजीवी रहे होंगे, मतलब पुराने टाइम की बात बताई थी इसने कि वे सहजीवी के रूप में भी रहे होंगे। तो ये सामान्य जानकारी अपने काम की नहीं है। अपने पहले अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें आपकी दोनों झिल्लियों के मध्य जो क्या अवकाश पाया जाता है वो कितना होता है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाया जाता है। कि जो दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये वाला, ये कितना होता है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो जानते हो आप, 10⁻⁻⁻, बहुत ही सूक्ष्म संरचना है, ठीक है। ये अवकाश पाया जाता है। और अपन ये बात कर ली कि भाई इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए गोलाकार होता है वो नग्न होता है। इसमें G+E और की मात्रा A+T की तुलना में अधिक होती है। देखिए G+T क्या है? G+T से जो है की मात्रा A+T से अधिक। अभी आपको मैं ये चीज़ें बाद में समझाऊंगा कि भाई अपने दो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जिससे डीएनए मिलकर होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आपके दो पाए जाते हैं, ए और जी, एडेनिन, गुआनिन। और पिरामिडिन 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, ये 4 पाए जाते हैं। तो इनकी मात्रा का बता रखा भाई कि जो ए और टी का योगदान, जो योग है, ये नाइट्रोजन क्षार क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जो नग्न डीएनए होता है उसमें अधिक पाया जाता है किसी की तुलना में? G+C की तुलना में। जी, ये G है और G और C की तुलना में। इसके बाद में बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने समान नए कोशिकांग बनाने की अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है कि इसमें जनन क्षमता पाई जाती है और कोशिका द्रव्य के अंदर रहती है और स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। इसलिए इसने अपना अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा था, ये बात अपन ने भी कर ली। और अभी पढ़ा था गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन ऑक्सीसोम कहते हैं। ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया की देखिए अपन सभी जानकारी बारे में बात कर ली कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस प्रकार की संरचना होती है, किस प्रकार से इसमें भाग पाए जाते हैं, किस प्रकार से इसमें कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए चीज़ ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक विश्लेषण करें तो इसमें 70% प्रोटीन होती है, 25 से 30% लिपिड पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपके सल्फर है, तांबा है, एंजाइम है, विटामिन भी पाए जाते हैं, कुछ धातु आयन भी पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में अल्प मात्रा में स्वयं का क्या डीएनए भी पाया जाता है। तो ये कुछ हमें जानकारी जो अपनी इतनी नॉलेज के काम की नहीं है। अपन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, वैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम की बात करते हैं किस प्रकार से पाया जाता है। देखिए फिर बच्चे का माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़ेंगे। एक बार डायग्राम बना के मैं आपको पूरा समझा दूंगा अच्छे से, वापस पूरी संरचना पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस प्रकार से कार्य करता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, 2 झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो ये अपन देखिए पहले सबसे पहले आउटर लेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई। अंदर वाली परत जो होती है आपको पता है कुंडलित होकर अंगुलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे अपन किष्टि पढ़ा था। तो ये अंदर वाली थोड़ी सी मैं संरचना बना देता हूँ, फिर ये आगे जाके क्या हो जाती है, वलित हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आंतरिक झिल्ली बना रही है, फिर वलित हो जाती है, अंगुलीनुमा पर्वत बनाती है। तो अपन अंगुलीनुमा पर्वत बना लेते हैं इनके। इस प्रकार से तो ये आंतरिक झिल्ली जो है वो वलित हो जाती है। ठीक है, और क्या बनाती है, अंगुलीनुमा पर्वत बनाती है। और इन पे क्या पाए जाते हैं, कुंटीनुमा क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार से क्या पाई जाती है, कुंटीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये मैं बना लेता हूँ, गुंडीनुमा संरचनाएं बोलते हैं जिसे अपन। ये आंतरिक झिल्ली पे पाई जाती है आपकी संरचनाएं जो है। ये पूरी आंतरिक झिल्ली पे पाई जाती है, क्रिस्टी पर संरचनाएं पाई जाती है। जिसे अपन पढ़ा था प्राथमिक कण, F1 कण, ऑक्सीसोम, जिसमें क्या होता है आपके ऑक्सीकारक फास्फोलिकरण क्रिया होती है, एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह, बिजली घर, पावर हाउस, कुछ भी कह सकते हैं आप, जितने नाम देना चाहें, मीनिंग एक ही है सबका, सारांश एक ही निकलता है। देखिए ये आपके आंतरिक झिल्ली पे क्या हो गए, ऑक्सीसोम हो गए। ठीक है, और अंदर क्या है, बहुत ही गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे गाढ़ा पदार्थ बना लेते हैं अपन इसको थोड़ा सा। एक वर्तुलाकार डीएनए और एक राइबोसोम जैसी संरचना बना लेते हैं इसमें। तो इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, बाहरी झिल्ली। ये आपके आंतरिक झिल्ली, और ये बीच का स्पेस दोनों झिल्ली जिसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। और इसके बाद अपन बात करें तो ये आंतरिक वाली झिल्ली से बोलते हैं क्रिस्टी, और ये जो बने हुए से बोलते हैं आपके F1 कण या प्राथमिक कण, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अपन इससे बात करें तो ये मैट्रिक्स, और ये आपके वर्तुलाकार डीएनए, और ये आपके इधर 70S राइबोसोम। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ नामांकन हो गया, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, ये संरचनाएं इसमें पाई जाती है। और ये जो आपके देखिए क्रिस्टी जो है, आप इसको डार्क कर सकते हैं अच्छे से, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें। और बीच में देखिए मैट्रिक्स को थोड़ा और गड्ढा बना लीजिए। इस प्रकार का ये कोशिकांग होता है। अपन ने क्या पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग, दो झिल्लियाँ, इनके बीच के अवकाश को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक झिल्ली होती है वलित होकर अंगुलीनुमा संरचना बना लेती है, जैसे क्रिस्टी कहते हैं। अंगुली ऐसा हो जाती है ना अपन, इस प्रकार से ये इस प्रकार की संरचना बनी हुई। ठीक है, अंगुलीनुमा संरचना बना जैसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर आपके कण कुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जैसे F1 कण, प्राथमिक कण या आपके ऑक्सीसोम कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है,
ऑक्सीकार फास्फोरिलीकरण क्रिया होती है, मतलब एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। इसके अलावा पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पदार्थ भरा होता है, गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है, अतिरिक्त वर्तुलाकार खुद का डीएनए होता है, इसके अतिरिक्त वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है। और वर्तुलाकार डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना निर्माण खुद कर सकता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। ये अपने सभी जानकारी भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसका अतिरिक्त नाम क्यों पड़ा, ठीक है। ये सभी जानकारी हो गई इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, एक बाहरी झिल्ली जो आपके से कोशिका द्रव्य से क्या होता है, अलग करती है। ये सामान्य जानकारी होगी। चित्र जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चित्र नीचे लिखना, किसका चित्र है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, ठीक है। ये डायग्राम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अपन कार्य की बात करते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या कार्य करता है, इसकी बात करते हैं। देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देखिए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है, जानते हैं, सिंपल सी बात है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। किस में सहायक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किस में सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है कि भाई प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा आपके ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अंडों में पित्तक बनाने का कार्य करता है। ये क्या करता है, अंडों में पित्तक बनाने का कार्य, ठीक है। पित्तक का निर्माण ये करता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करता है। देखिए आपको याद हो, मैं डायग्राम बनाया था शुक्राणु का, तो ऐसे शीर्ष वाला भाग बनाया था, फिर मैंने इसे मध्य बनाया था और बीच वाले भाग को बना के फिर ऐसे पूंछ वाला भाग बनाया था। बीच में मैंने कुछ ऐसी संरचना बनाई थी, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, जब गोल्जी का पढ़ाई मैंने ऐसे बोला था, इसमें क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो इसको क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि गति, इसको गति करने के लिए, शुक्राणु को दौड़ने के लिए क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। तो ये मध्य भाग का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो शुक्राणु जो इसको 3 भागों में पढ़ा जाता है, शीर्ष भाग, ठीक है, और ये मध्य भाग, और ये पीछे वाला होता है पूंछ भाग। तो मध्य भाग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया वसा व उपापचय से संबंधित है कि वसा के निर्माण व उपापचय क्रिया, उपापचय मतलब जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती है उनसे संबंधित क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सबको नियंत्रित करता है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस भी कहते हैं, अभी बात की थी। और इसे ऑक्सीकरण की क्रिया में जो आपके हेल्प होती है कि एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी आपको फुल फॉर्म जानते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में योगदान देता है। देखिए अभी पढ़ेंगे, इसे क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे अपन, आप 12th आगे प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र है, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन टीएस सिस्टम है, इन सब में ये मुख्य घटक होता है, योगदान देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रियाएं इकट्ठी होती है। और इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए, आरएनए, राइबोसोम की उपस्थिति जो होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये आपको भी पता था, पित्त का निर्माण करने में योगदान देता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन ने पूरी जानकारी अध्ययन कर ली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, ठीक है। देखिए दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग जो है आपकी हरितलोक और पढ़ेंगे और केंद्रक पढ़ेंगे। ये 3 कोशिकांग मैंने आपको लिखाए थे, दोहरी झिल्ली वाले, तीनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया तो कंप्लीट हो गया, सभी मैंने आपको जैसे इसका इतिहास से लेकर कितनी कोशिका किसमें पाई जाती है, आपकी किताब से कुछ ज़्यादा ही बताया, ताकि आपको नॉलेज के अच्छा रहे। एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए कुछ कोशिकांग ऐसे जिसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलोक और केंद्रक है, इन तीनों कोशिकांग के अंदर क्या है, वैज्ञानिकों का नाम ज़्यादा है। देखा किसी ने नाम किसी ने दिया, अदर नाम किसी ने दिया, उसको माइटोकॉन्ड्रिया किसी ने वो नहीं दिया। जैसे अपन पढ़ा था, कोलिकर ने देखा था, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, है ना, फ्लेमिंग ने फाइला कहा था, और ऐसे बात की थी अपने अभी अलग अलग वैज्ञानिकों की। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए सभी वैज्ञानिक नाम याद करने जरूरी है। और सभी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सबकी बात अपन ने कर ली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी जो अपन है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।